हेलो गाइस, आज मैं आपसे बात करूंगा 3D सॉफ्टवेयर माया की नेविगेशन और टूल्स लेआउट पर। तो फिर तैयार हो जाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो गाइस, इस वक्त आपके सामने माया वर्जन 2017 का स्क्रीन लेआउट मौजूद है, यानी कि मैं माया वर्जन 2017 को लॉन्च कर चुका हूं और इसको लॉन्च करने के बाद आप जो स्क्रीन लेआउट इस वक्त यहाँ पर देख रहे हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा टॉप एंड बॉटम एंड लेफ्ट एंड राइट आपको डार्क ग्रे और इन द मिडल आपको लाइट ग्रे एरिया नज़र आ रहा है। कमो पेश सिमिलर स्क्रीन लेआउट तकरीबन सारे 3D मॉडलिंग एंड एनिमेशन सॉफ्टवेयर्स का होता है। माया 2015 से लेकर माया 2020 तक जो लेआउट है वो कुछ इसी किस्म का है। लेआउट को, स्क्रीन लेआउट को इतनी तेज़ी से ड्रास्टिकली चेंज नहीं किया जाता। उसकी वजह ये है कि ये यूज़र फ्रेंडली होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो ऑन द अदर साइड, ऑन द अदर एंड यूज़र्स काम कर रहे होते हैं उनके लिए इस स्क्रीन लेआउट को बहुत हद तक सिमिलर होना ज़रूरी है, चाहे वर्जन चेंज होते रहे, ताकि उनकी स्पीड में और उनकी परफॉर्मेंस में कमी ना आए। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो हैं वो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखते हैं। अब आ जाइए माया की डिविजन्स पर कि उसने इस लेआउट को डिवाइड किस तरह से किया है। कोशिश ये होती है 3D मॉडलिंग एंड एनिमेशन सॉफ्टवेयर की कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें विजुअली एंड सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर दी जाएं आपके सामने, ताकि आप बहुत तेज़ नेविगेट कर सकें और आपकी स्पीड जो है वो मेंटेन रहे अपने काम के दौरान। तो उसूल ये है कि ये जो पहली रो आप देख रहे हैं, उसके बाद आपको ये दूसरी रो नज़र आ रही है, फिर तीसरी रो नज़र आ रही है और चौथी रो नज़र आ रही है। उसके बाद आप नीचे चले जाएं तो और रोज़ मौजूद हैं। इसके साथ ये एक कॉलम है, राइट साइड पर भी एक कॉलम मौजूद है, लेफ्ट साइड पर भी एक कॉलम मौजूद है। और ये जो कॉलम्स हैं इनमें और इन रोज़ में सारी कमांड्स माया की इस वक्त मौजूद हैं और आपका वेट कर रही हैं कि आप उन्हें एग्जीक्यूट करें एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर जॉब, जैसी कि आप जॉब इसके ऊपर करना चाह रहे हैं। तो इसकी जो पहली रो है इसको मैं मास्टर मेन्यू कहता हूं और ये मास्टर मेन्यू है, टॉप मेन्यूज कहलाते हैं। ये वो रोज हैं, ये वो रो है जिसमें जो ये कमांड्स आपको नजर आ रही हैं ये मेन टाइटल्स हैं और इन टाइटल्स के अंदर कमांड्स मौजूद हैं। और ये जो मास्टर मेन्यू है ये इस बात की दलील है कि इस मास्टर मेन्यू में पूरे माया की सारी कमांड्स मौजूद होना चाहिए हर हाल में। ऐसा हो नहीं सकता कि इसके अंदर कोई भी कमांड जो है वो मिस कर दी जाए। सिर्फ और सिर्फ उस कमांड को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है इस पूरे स्क्रीन लेआउट में कहीं पर, लेकिन वो कमांड्स आपको यहाँ पर हर हाल में मिलना चाहिए। इसके बाद जो रो आपको नज़र आ रही है इनको हम शेल्फ्स कहते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से हैं जैसे कि लाइब्रेरी में शेल्फ्स होते हैं और फिज़िक्स का एक शेल्फ मौजूद होता है जिसका मेन टाइटल फिज़िक्स होता है, केमिस्ट्री का एक शेल्फ होता है जिसका मेन टाइटल केमिस्ट्री होता है। और आप फिज़िक्स की बुक को फिज़िक्स के एरिया में और केमिस्ट्री की बुक को केमिस्ट्री के एरिया में ढूंढते हैं और ऐसा नहीं करते कि इकोनॉमिक स्टडीज़ की किसी बुक को आप फिज़िक्स के एरिया में तलाश कर रहे हो तो शेल्फ्स बना दिए जाते हैं और उनके ऊपर टाइटलिंग कर दी जाती है। अगर आप लाइब्रेरी में देखें, ये जो आपको दो रोज़ नज़र आ रही हैं, एक ये पहली रो और ये इसके साथ इसके नीचे दूसरी रो, ये बेसिकली एक लाइब्रेरी है जिसको कि हम शेल्फ्स कहते हैं। और ये शेल्फ्स हैं आपके और ये उनके मेन टाइटल्स हैं और इन मेन टाइटल्स के अंदर ये आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस नज़र आ रही हैं। ये बेसिकली वो रेलेवेंट कमांड्स हैं जो कि इस टाइटल से रिलेटेड हैं, बस ये याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पॉलीगॉन है तो इसके अंदर आपको सारी की सारी पॉलीगॉन की कमांड्स नजर आ रही होंगी। कर्व्स हैं तो आपको सारी कर्व्स की कमांड्स नजर आ रही होंगी। रेंडरिंग है तो ये सारी की सारी कमांड्स जो हैं वो रेंडरिंग की हैं। और ये वो कमांड्स हैं जो कि मोस्ट पॉपुलर कमांड्स हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली कमांड्स हैं, उनको इन शेल्फ्स में रख दिया गया है। क्योंकि इसका फ़ायदा क्या है शेल्फ का?
शेल्फ का फायदा ये है कि आपकी नेविगेशन तेज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्फेयर बनाना चाहते हैं माया में, तो आप सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया है कि मास्टर मेन्यू में सारी कमांड्स मौजूद हैं। सो लेट्स सी कि वो कमांड कहाँ मौजूद है। तो वो फिलहाल मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि क्रिएट में आप जाएंगे, पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स में जाएंगे। ये सेकंड स्टेप हुआ, पहला क्रिएट फिर पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स। उसके बाद आपने स्फेयर पर क्लिक किया और ये स्फेयर बन गया। जबकि अगर ये पॉलीगॉन शेल्फ पहले से सिलेक्टेड हुआ है, ये पहले से सिलेक्टेड हुआ है, तो सिर्फ यहाँ पर ये स्फेयर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बनी हुई है, स्फेयर बना हुआ है। आप इसके ऊपर क्लिक कर दें और स्फेयर यहाँ पर बन जाएगा। तो ये देखिए कि आपकी स्पीड पर कितना ज्यादा फर्क पड़ गया। तो ये वो रोज हैं जो कि शेल्फ्स कहलाती हैं, और ये सारे के सारे शेल्फ्स कस्टमाइज्ड हैं। आप इनको कस्टमाइज कर सकते हैं, आप अपना पर्सनल शेल्फ बना सकते हैं, जैसे कि मैंने बनाया हुआ है, और इसके अंदर आप अपनी कमांड्स रख सकते हैं। और ये जो बाकी और जो दूसरे शेल्फ्स हैं, इनको भी आप 100% कंप्लीटली यहाँ से आकर चेंज कर सकते हैं, और शेल्फ्स जो हैं वो सारे के सारे जो है वो चेंज हो जाएंगे, और उनके नाम भी अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो यानी कि ये 100% कस्टमाइजेबल है, और ये पूरा स्क्रीन लेआउट जो है वो कस्टमाइजेबल है। अच्छा, अब आप इसके बाद अगर लेफ्ट साइड के ऊपर आते हैं, तो आप ये देखें कि यहाँ पर ये आपको कुछ आइकॉन्स नजर आ रहे हैं। इन आइकॉन्स का ताल्लुक सिलेक्शन क्राइटेरिया से है, और किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाकर उसको अगर मूव करना है, रोटेट करना है, स्केल करना है, तो वो यहाँ से हो सकता है। दूसरे ये कि आप उन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया किसी भी 3D मॉडलिंग एंड एनिमेशन एंड रेंडरिंग सॉफ्टवेयर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आपको सही मानों में सेलेक्ट करना आना चाहिए। वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मौजूद है। आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं, सेलेक्ट एंड मूव भी कर सकते हैं, सेलेक्ट एंड रोटेट भी कर सकते हैं, सेलेक्ट एंड स्केल भी कर सकते हैं, और एम्प्टी सेलेक्ट भी कर सकते हैं, या आइडल सेलेक्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप ये जो कमांड्स आपकी मौजूद हैं, ये कमांड्स आप यहां से भी ले सकते हैं, और इनकी हॉट कीज भी मौजूद हैं, और ज्यादातर हॉट कीज को यूज किया जाता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये कमांड्स यहां पर ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में अपनी मौजूद है। इसके बाद इसके नीचे जो एरिया है उसका ताल्लुक इस स्क्रीन विंडो से है। ये वो विंडो है, ये वो इंटरैक्टिव एरिया है जिसके अंदर आप काम करेंगे। जितनी भी कमांड्स हैं वो सारी की सारी एग्जीक्यूट होंगी। उनकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पर नजर आएगी, और आपकी सीन फाइल क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद अगर आप देखें तो ये विंडोज हैं। आपको जब ये लॉन्च हुआ है तो इसमें आपको सिंगल विंडो नजर आ रही है, जिसको हम पर्सपेक्टिव विंडो कहते हैं, और इसकी डिटेल्स हम बाद में ट्यूटोरियल्स में देना शुरू कर देंगे। अभी तो ये लेआउट पर बात हो रही है। और अगर आप चाहें तो ये सिर्फ और सिर्फ ये एक सिंगल लेआउट मौजूद नहीं है, बल्कि आपके पास 4 विंडो लेआउट भी मौजूद है, 2 विंडो लेआउट भी मौजूद है, और आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशंस इस तरह से आप इसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं। और इसकी कमांड्स अलग हैं, इसका ट्यूटोरियल भी अलग होगा, इसकी कमांड्स बिल्कुल अलग है। बीच में मैंने इस रो को छोड़ दिया, और ये रो जो है बेसिकली ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है आपके मॉड्यूल के चेंज करने की। आप मॉडलिंग मॉड्यूल में है, रिगिंग में है, एनिमेशन में है, इफेक्ट्स में है, रेंडरिंग में है। मजीद कस्टमाइज करेंगे तो और कमांड्स भी मौजूद हैं, और टाइटल्स भी मौजूद हैं जो कि आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है फाइल ओपन, फाइल सेव, अनडू, रीडू की, जो कि ऑफ कोर्स मास्टर मेन्यू में तो मौजूद ही हैं, लेकिन वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा मास्किंग मौजूद है, सिलेक्शन क्राइटेरिया की हेल्प पूरी की पूरी मौजूद है यहाँ पर, और यहाँ पर स्नैपिंग मौजूद है। आप ऑब्जेक्ट को स्नैप कर सकते हैं, अपनी स्क्रीन पर कंट्रोल कर सकते हैं उसकी मूवमेंट को, और फिर रेंडरिंग की शॉर्ट इन्होंने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दी है। जस्ट इन अ क्लिक यू कैन गो टू रेंडरिंग। आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि आप पहले रेंडरिंग के अंदर जाएं और रेंडरिंग में जाकर रेंडर में जाएं, और फिर जाकर आप जो है वो विंडोज़ में जाएं और जनरल एडिटर में जाएं, रेंडरिंग एडिटर में जाएं, और फिर यहाँ से रेंडरिंग जो है वो लें। तो ये इस कमांड को लेने के बजाय अगर मैं सिर्फ यहीं पर ही क्लिक कर दूं तो मेरे पास वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी, वो टूल जो है वो मेरे पास आ जाएगा। तो ये टूल जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो ये मैं जिन जिन चीज़ों को कमांड कह रहा हूँ बेसिकली ये टूल्स भी हैं। तो इन टूल्स को हम यहाँ पर रखे हुए इन्होंने हमें रख कर दिखाया है, और उसके बाद यहाँ पर ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं। तो ये थर्ड रो जो है वो ये काम कर रही है।
इसके बाद अगर आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर जो आप ये रो देख रहे हैं इसका नाम है टाइम लाइन। और ये टाइम लाइन इसका बेसिकली 100% ताल्लुक एनिमेशन से है। इसका मकसद वक्त से है, टाइम से रिलेटेड है। इसमें टाइम रिकॉर्ड होता है और टाइम के साथ साथ आपकी एनिमेशन रिकॉर्ड की जाती है इन टर्म्स ऑफ की फ्रेम्स एंड इंटरमीडिएट फ्रेम्स, जिनका कि हम जिक्र जो है वो आने वाले ट्यूटोरियल्स में करेंगे। लेकिन इस वक्त के लिए ज़रूरी है कि आपको ये बता दें कि इसका मकसद ये है कि ये आपकी एनिमेशन को, ओवरऑल सारी एनिमेशन को, जो कि टाइम और की फ्रेम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, उसको ये रिकॉर्ड करता है। इसके नीचे जो आपको रो नज़र आ रही है ये रेंज बार है। ये असिस्ट कर रही है टाइम लाइन को। और ये कैसे असिस्ट कर रही है कि टाइम लाइन का जो पीरियड है, जो कि अगर आप देखें नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये मैं देखिए ये स्क्रॉल भी कर रहा हूँ और टाइम चेंज हो रहा है। और ये 1 से लेकर अगर आप मैं इसको आगे लेकर चलता चला जाऊँ तो 120 तक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट इतनी ही बड़ी टाइम लाइन दिखाता है जब आप लॉन्च करते हैं माया को। लेकिन ये टाइम लाइन के जो पीरियड है इसको चेंज किया जा सकता है और इसका इन एंड आउट दिया जा सकता है, जो कि इस रेंज बार से कंट्रोल होगा। तो आप कभी किसी एक पार्ट के ऊपर एनिमेशन के काम कर रहे हैं या पूरी की पूरी जनरली आपने पूरी एनिमेशन को लिया हुआ है, तो आप इस टाइम लाइन के पीरियड को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 25th फ्रेम जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हो, टाइम लाइन स्टार्ट ही 25th फ्रेम से और 50th फ्रेम पर ख़त्म हो जाए, तो वो इस रेंज बार के थ्रू हम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसके नीचे चले जाएं तो ये जो आपको बार नज़र आ रही है इसका ताल्लुक माया की लैंग्वेज से है, जो कि स्क्रिप्टेड लैंग्वेज है। इस वक्त माया में मेल यानी कि माया एम्बेडेड लैंग्वेज और पाइथन 2 लैंग्वेजेस काम कर रही हैं। अगर आप स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं तो आप यू कैन डायरेक्टली राइट द स्क्रिप्ट ओवर हेयर एंड यू विल गेट योर रिजल्ट इन दिस पार्ट ऑफ दिस बार, जिसमें आप देखें बीच में पार्टीशन है और यहाँ पर आपको वो रिजल्ट मिल जाएगा। और आप बिल्कुल यहाँ पर जो भी अपनी कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, जिस टूल को भी यूज़ करते हैं, जब उसको एग्जीक्यूट करते हैं और उसका रिजल्ट आपको इस इंटरैक्टिव स्क्रीन के ऊपर 3D स्क्रीन के ऊपर नज़र आता है, उसका रिजल्ट भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। वो रिजल्ट आपको देता है। अगर रिजल्ट के आगे 0 लिखा हुआ हो तो इसका मतलब आप सक्सेसफुल नहीं हुए, और अगर रिजल्ट के आगे कोई इंटीजर नंबर वगैरह मौजूद हो तो इसका मतलब आप की कमांड एग्जीक्यूट हो गई है। राइट साइड पर अगर हम चले जाएं तो इस पार्ट को जो इस वक्त इस सूरत में है चैनल बॉक्स कहते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है। चैनल बॉक्स बेसिकली क्या है कि अगर मैंने इस स्फेयर को क्रिएट कर दिया है और ये मेरी 3D स्क्रीन के अंदर मौजूद है, तो ये याद रखिएगा कि ये वो एरिया है जिसके अंदर इस स्फेयर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, और वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और वो कैसे देख सकते हैं कि आपको ये बता देगा चैनल बॉक्स कि इस वक्त आपका स्फेयर कहाँ मौजूद है, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, वो कितना रोटेट हुआ हुआ है, वो कितना स्केल हुआ हुआ है। इसके अलावा उसके शेप की डायमेंशंस क्या हैं, ये शेप आपको यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इनपुट आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। और वो ये आपको ये भी बता देगा कि इसकी डायमेंशंस क्या है, इसका रेडियस क्या है, इसकी डिटेल्स कितनी है। वो सब का सब आपको यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन हर ऑब्जेक्ट की मिलेगी। इसी का एक पेरेंट डायलॉग, ये चैनल बॉक्स है, मैं इसको अगर डायलॉग बॉक्स भी कह दूं तो इसका एक पेरेंट डायलॉग बॉक्स भी मौजूद है, और वो है अगर मैं कंट्रोल A प्रेस करूं और यहाँ पर आकर मैं कंट्रोल A प्रेस करूं तो वो एक डायलॉग बॉक्स जो है वो मेरे सामने खुल जाएगा। उसके अंदर भी यही सारी की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। लेकिन चैनल बॉक्स में और एट्रीब्यूट एडिटर में फ़र्क ये है कि चैनल बॉक्स में मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिटेल्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट की मौजूद होती हैं, जबकि एट्रीब्यूट एडिटर में सारी डिटेल्स मौजूद होती हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जैसे मैंने आपको मास्टर मेन्यू के लिए बताया था, कि इसके अंदर मौजूद ना हो, चाहे वो आप यूज़ कर रहे हो या ना यूज़ कर रहे हो। तो एट्रीब्यूट एडिटर इज बेसिकली आई कॉल एट्रीब्यूट एडिटर अ पेरेंट ऑफ चैनल बॉक्स। लेकिन चैनल बॉक्स को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है ताकि आपको वो, क्योंकि हमें ज़्यादातर इसकी पोजीशन से, रोटेशन से, स्केलिंग से, इसकी डायमेंशन से ही वास्ता पड़ता है मॉडलिंग में भी और एनिमेशन में भी, तो हम इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं। लेकिन एट्रीब्यूट एडिटर इज़ ऑलवेज देयर, और मटेरियल जब हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो एट्रीब्यूट एडिटर का काफ़ी पार्टिसिपेशन इसके अंदर होगा। नीचे अगर आप इसके आ जाएं तो यहाँ पर ये लेयर्स आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा,
और जिस तरह से फोटोशॉप में और आफ्टर इफेक्ट्स में आप लेयर्स में काम कर सकते हैं, इसी तरह से माया में अब लेयर्स मौजूद हैं और आप लेयर्स में मॉडलिंग, लेयर्स में एनिमेशन, लेयर्स में रेंडरिंग कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल लेयर सिस्टम है माया का, और इससे आप बहुत ज़्यादा सेफ भी रहते हैं। वील टॉक अबाउट इट लेटर। इसी तरह से मैंने आपको बताया कि आप डिस्प्ले में भी लेयर्स पे जा सकते हैं, एनिमेशन में भी जा सकते हैं, इवन रेंडरिंग में भी लेयर्स में जा सकते हैं। वो एक और तरीका है, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। और यहाँ पर आप आकर लेयर्स क्रिएट भी कर सकते हैं और लेयर्स बना भी सकते हैं। ये देखिए, मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक टेम्परेरी लेयर बनाई और अब ये मैं हाइड अनहाइड कर रहा हूँ। इसके बाद इसके नीचे आ जाएं तो ये बिल्कुल पुराने ज़माने के जो VCR का फॉरवर्ड एंड प्ले एंड रिवाइंड बटन्स हैं वो मौजूद हैं, जो कि टाइम लाइन को कंट्रोल करते हैं। अगर मैं प्ले का बटन दबा दूं, देखिए स्क्रॉल बार जो है मूव करना शुरू कर गई और ये 1 से लेके 120 तक मूव कर रही है। मैं स्टॉप कर दूं, स्टॉप कर जाएगी, रिवाइंड कर दूं, रिवाइंड हो जाएगी, फॉरवर्ड कर दूं, फॉरवर्ड हो जाएगी। तो ये सारे के सारे वो बटन्स हैं। अभी हम इन बटन्स के ऊपर नहीं जा रहे, आगे आने वाले वक्त में हम इनके ऊपर काम करेंगे। इनकी जो स्पेशलिटी है और इनका जो यूज़ है उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो गाइस, इस वक्त तक के लिए इतना ही। इस सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर करने के लिए बेसिकली इसकी नेविगेशन कीजिए, स्क्रीन को और दूसरी कमांड्स जो हैं स्क्रीन के लिए, उनको हम आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट अपकमिंग टॉपिक होगा पर्सपेक्टिव एंड ऑर्थोग्राफिक विंडोज इन माया, एक्सेस ओरिएंटेशन, gears of mouse for navigation. Stay tuned.